अस्सलाम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था एल्बो जॉइंट को। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एल्बो जॉइंट एनाटॉमी को डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे एल्बो जॉइंट पैथोलॉजीज में से सबसे पहले हाइपोमोबिलिटी को। एल्बो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी की क्या काजेज होती हैं, पेशेंट किस तरह क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा साइन एंड सिम्टम्स के साथ, क्या क्या कॉमन एक्टिविटी लिमिटेशंस हो रही होंगी उसको, और क्या क्या कंप्लेन्स होंगी, और किस तरह मैनेज कर सकते हैं एल्बो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी को। ठीक है, एल्बो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी का क्या मतलब होता है कि रेंज ऑफ मोशन एल्बो जॉइंट की कम हो जाना। ठीक है, हाइपो मीन कम हो जाना, मोबिलिटी का कम हो जाना। अब क्या कॉजेज होती हैं एल्बो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी की? ठीक है, तो इसकी मल्टीफैक्टोरियल जो है ना वो कॉजेज हो सकती हैं। अब क्या हो सकती हैं? रियूमाटाइड आर्थराइटिस हो सकती है एल्बो जॉइंट में, या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस हो सकती हैं इसकी काजेज। और साथ में क्या हो सकता है? फ्रैक्चर्स, ठीक है, या डिसलोकेशंस। ठीक है, फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस की वजह से क्या किया जाता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एल्बो जॉइंट को हाइपोमोबाइल रखने के लिए ऑर्थोसिस या फिर कास्टिंग कर देते हैं, ताकि एल्बो जॉइंट की इमोबिलाइजेशन करवाई जा सके, पेशेंट मूव ना कर सके एल्बो जॉइंट को। ठीक है, जब पेशेंट मूव नहीं करेगा, इमोबिलाइजेशन के पीरियड के बाद जब पेशेंट आएगा तो उसके जॉइंट में एडियंस फॉर्मेशन हो चुकी होंगी, स्कार फॉर्मेशन हो चुकी होंगी, कंट्रैक्चर्स बन चुके होंगे। ठीक है, तो उसकी क्या हो चुकी होगी? रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसलिए इमोबिलाइजेशन के फेज में प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, ताकि पेशेंट जब इमोबिलाइजेशन के बाद कास्टिंग और आर्थोसिस को हटाए तो उसकी जो मोबिलिटी है वो दोबारा गेन हो सके। ठीक है, तो गोल ही हमारा ये होता है कि एल्बो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी को कम करने के लिए, जॉइंट को मोबाइल करने के लिए, रेंज ऑफ मोशंस प्रॉपर उसकी गेन हो सके पेशेंट की, तो इमोबिलाइजेशन के फेज में उसको प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस के बाद, सर्जरी के बाद उसको कहते हैं कि आपने भाई इमोबिलाइजेशन कर देनी है। ठीक है, कास्टिंग और आर्थोसिस के थ्रू वो करवा देते हैं। तो जब प्रॉपर इमोबिलाइजेशन रहेगी उस जॉइंट की, ठीक है, जितना भी ड्यूरेशन है आफ्टर सर्जरी के बाद इमोबिलाइजेशन का, तो उसमें क्या होता है कि एडियंस फॉर्मेशंस हो जाती हैं एल्बो जॉइंट में, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशंस रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं आफ्टर इमोबिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो इमोबिलाइजेशन के ये साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर प्रॉपर तौर पर इमोबिलाइजेशन कर दी जाए किसी भी जॉइंट की। ठीक है, तो ये भी इसकी काजेज हो सकती हैं एल्बो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी की। ठीक है, पेशेंट क्लिनिकली किस तरह प्रेजेंट करेगा, क्या उसकी कॉमन कंप्लेंट्स होंगी, साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, पेशेंट जब क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा तो वो कंप्लेन करेगा कि उसे एल्बो जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक है, अब उसे वो पेन किस वजह से होगी? मसल गार्डिंग की वजह से होगी। जॉइंट इफ्यूजन की वजह से उसे पेन होगी। ठीक है, और पेन की वजह से जो सिम्टम आएगा उसकी मोशंस रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसे इतनी ज्यादा पेन होगी कि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये तब उसके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जब पेशेंट एक्यूट स्टेज में होगा, यानी उसे एल्बो जॉइंट में ट्रॉमा हुए या साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हुए 1-2 दिन होगा, या फिर 1 दिन के बाद ही वो क्लिनिक में प्रेजेंट करेगा इन साइन एंड सिम्टम्स के साथ, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट स्टेज है। जब पेशेंट आफ्टर 3 मंथ्स के बाद प्रेजेंट करेगा सब एक्यूट या फिर
क्रोनिक स्टेजेस में क्या होगा, अगर पेशेंट आफ्टर 3 मंथ्स के बाद प्रेजेंट करेगा तो वो कौन सी स्टेज होगी, सब एक्यूट स्टेज होगी। तो सब एक्यूट स्टेज में क्या हो सकता है, या फिर क्रोनिक स्टेज, ठीक है। सब एक्यूट स्टेज में क्या हो सकता है कि पेशेंट की जो एल्बो फ्लेक्शन है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। एल्बो एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, एल्बो फ्लेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फर्म एंड फील होगी, और जॉइंट प्ले कम हो जाएगा, ठीक है। ये आफ्टर 3 मंथ्स भी प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट इन कॉमन कंप्लेंट्स के साथ, या फिर पेशेंट आफ्टर, अगर क्रोनिक स्टेज में है तो 6 मंथ्स के बाद प्रेजेंट करेगा तो उसके अंदर भी यही कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे, ठीक है। पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज को भी नहीं परफॉर्म कर पाएगा, जो माउथ टू हैंड एक्टिविटीज होंगी उनको भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। पेशेंट की रीचिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, लिफ्टिंग और कैरिंग नहीं कर पाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। किसी भी चीज को टर्न करने से उसे मसला होगा, ठीक है। टर्निंग नहीं कर पाएगा, टर्निंग का क्या मतलब है कि आर्म की जो रोटेशंस है वो नहीं वो कर पाएगा, आर्म रोटेशंस उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ये पेशेंट की कॉमन कंप्लेंट्स होंगी कि वो ये एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाता अगर वो सब एक्यूट और क्रोनिक स्टेज में होगा। तो जब पेशेंट के अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स आएंगे एल्बो जॉइंट में, तो अब उसको किस तरह मैनेज करना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले जो मैनेजमेंट में प्रोटोकॉल आता है वो एजुकेट करना होता है पेशेंट को। जब तक हम उसको एजुकेट नहीं करेंगे, वो गलत पोजीशनिंग के अंदर एक्सरसाइजेस करता रहेगा, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेगा, तो उसकी जो हाइपरमोबिलिटी है वो कम होने की बजाय उल्टा इंक्रीज हो जाएगी। तो एजुकेट पेशेंट को इस तरह करना है कि उसको बताना है कि आपने इन इन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, ठीक है। क्या क्या प्रिकॉशंस होंगी कि ज्यादा रोटेशन वाली जो मूवमेंट्स हैं उनसे उसने अवॉइड करना है, पेशेंट ने अवॉइड करना है लिफ्टिंग एक्टिविटीज को और कैरिंग एक्टिविटीज को। पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसने जो भी एक्सरसाइज बताई है फिजियोथेरेपिस्ट ने, उसने उसकी जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस है उतनी ही परफॉर्म करनी है जितनी फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई है उसको। अगर 10 बार कहा है एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है तो 10 दफा ही उसने करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनकी ये मिथ होती है कि अगर ज्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे ज्यादा दफा तो जल्दी फर्क पड़ जाएगा। तो इस जगह पे हमारी काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेशेंट को एजुकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन इन अलाइनमेंट्स और पोजीशंस के अंदर और इतनी दफ़ा एक्सरसाइज करनी है, तो तब जाके जो इम्प्रूवमेंट है वो आएगी, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट गोल आएगा वो आएगा कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए पेशेंट को गाइड करना है कि उसने मूवमेंट को परफॉर्म करना है सिंपली पेन फ्री रेंज में, ठीक है। तो पेशेंट मूवमेंट वहां तक कर सकता है जहां पे उसको पेन नहीं आ रही, अगर उसको उससे आगे पेन आ रही है तो वो वहां ही रोक ले उस मूवमेंट को और उसी रेंज के अंदर अंदर मूवमेंट करे, ठीक है।
ग्रेड 1 and 2 joint oscillations and distraction प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ग्रेड 1 और ज्वाइंट ओसिलेशंस और डिस्ट्रैक्शन करने का ये मतलब है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि ज्वाइंट के अंदर सेपरेशन आएगी, उसकी पेन रिड्यूस होगी और जो भी उसके ऊपर डीकम्प्रेसिव फोर्सेस आ रही हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है, तो ग्रेड 1 और 2 ज्वाइंट ओसिलेशंस का ये बेनिफिट होता है कि जो ज्वाइंट है ना वो जब मूव करता है तो उसकी मूवमेंट की वजह से जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना उसकी भी मूवमेंट होती है। जब साइनोवियल फ्लूइड मूव करेगा तो साइनोवियल फ्लूइड में क्या होता है, न्यूट्रिशन होती है फॉर द जॉइंट। तो वो जो न्यूट्रिशन होती है वो साइनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से जॉइंट को मिलती है। ठीक है, तो जब वो न्यूट्रिशन जॉइंट को मिलेगी तो इन्फ्लेमेशन जल्दी रिड्यूस होगी। देन जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल मेंटेन करनी है सॉफ्ट टिश्यू और जॉइंट की मोबिलिटी। ठीक है, ये हर मैनेजमेंट में आपने देखा होगा कि मेंटेन करनी है सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट की मोबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके लिए पेशेंट को गाइड करना है कि उसने पैसिव मूवमेंट्स करवानी है और देन प्रोग्रेस करना है टुवर्ड्स द एक्टिव असिस्टेड। ठीक है, देन जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आ जाएगा, मेंटेन रखनी है इंटेग्रिटी ऑफ द एसोसिएटेड जॉइंट्स। कौन से होंगे एसोसिएटेड जॉइंट्स? रिस्ट, शोल्डर जॉइंट्स पे क्या करवानी है, एक्टिव मूवमेंट्स पेशेंट को गाइड करना है कि उसने परफॉर्म करनी है। ठीक है, एल्बो ज्वाइंट पे पैसिव मूवमेंट से परफॉर्म होगी एक्यूट स्टेज में, लेकिन जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग जॉइंट्स है, रिस्ट और शोल्डर जो जॉइंट है, इनको मूव करवाते रहना है ताकि एडियंस और कॉन्ट्रैक्चर्स ना बन सके रिस्ट और शोल्डर जॉइंट में। ठीक है, एल्बो जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी की वजह से। ये मैनेजमेंट थी मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज की। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कंट्रोल्ड मोशन फेज।